तो नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब तो हम सबको पता है, आप इसको रेगुलरिटी बोल सकते हो, स्टेबिलिटी बोल सकते हो। हिंदी में इसका मतलब हो सकता है स्थिरता, कि ऐसी चीज जो हमेशा स्थिर रहती है। तो अगर आप किसी भी काम को सेम तरीके से लगातार करते हो तो उसको हम कंसिस्टेंसी का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी का भी यही मतलब है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी मीन्स दैट सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज विल बी यूज्ड फॉर सिमिलर आइटम्स फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज कर रहे हो। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब हो गया अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशन। कि अगर मान लो आप अपनी असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो हमारे पास असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड होते हैं। दो फेमस मेथड है हमारे पास, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। तो लेट सपोज आप जो है एक मशीन परचेज करके लाए, मशीन आपका असेट है, तो आपने फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मशीन के ऊपर डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया, और फिर सेम उसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी आप उस मशीन के ऊपर डब्ल्यूडीवी मेथड से ही डेप्रिसिएशन लगाते हो, और फिर सेम काम आप थर्ड ईयर में भी करते हो, फोर्थ ईयर में भी करते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो है लगातार हर अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में उस मशीन के ऊपर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर भी यही बोला हुआ है कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको क्या करना है, आपको जो है हमेशा सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज करना है फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो, अगर हम मान के चलें कि आपके पास 10 मशीन है, 6 मशीन जो है एक टाइप की है और जो 4 है वो दूसरे टाइप की है, तो आपके पास दो टाइप की मशीन हो गई। तो जो पहले टाइप की 6 मशीन है उनके ऊपर आप डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हो, और जो सेकंड टाइप की 4 मशीन है उनके ऊपर आप डेप्रिसिएशन के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करते हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने एक बार जिस मेथड का इस्तेमाल कर लिया, अब उसी मेथड को आपको आगे फ्यूचर में भी इस्तेमाल करना है, फ्यूचर में भी यूज करना है। तो यहाँ पर यही बोला हुआ है कि जो आपके सिमिलर आइटम है, आपके पास पहले टाइप के अंदर 6 मशीन है और वो 6 की 6 मशीन जो है वो सिमिलर मशीन है, यानी सबकी सब सेम है। तो उन सिमिलर आइटम्स के ऊपर आप सेम तरीके का अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करोगे, उनके ऊपर आप डेप्रिसिएशन का सेम मेथड इस्तेमाल करोगे, और जो आपके पास दूसरे टाइप की 4 सिमिलर मशीन्स हैं उनके ऊपर भी आप हर साल डब्ल्यूडीवी मेथड का इस्तेमाल करोगे, यानी सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज करोगे। तो यहाँ पर ये बोला है कि आपके पास जो सिमिलर टाइप की आइटम्स हैं उन आइटम्स के ऊपर आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज का इस्तेमाल करना, और जो पॉलिसी आप एक बार इस्तेमाल कर लो उस पॉलिसी के ऊपर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में पहुंचने पर ऐसा ना हो कि हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाए। ये ना हो कि पहले साल हम एसएलएम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, दूसरे साल हम उसी मशीन के ऊपर डब्ल्यूडीवी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तीसरे साल हम फिर से एसएलएम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना है। तो अगर हम इसके और एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एग्जांपल है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, जो ईयर एंड पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचता है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो हमने अपने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर समझा था कि हम जो है अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होता है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि अगर आपने एक बार इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद आपको लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पर एवरी ईयर इसी फॉर्मूले से अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास और भी तरीके होते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के, जैसे कि हमारा फीफो बेसिस होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर वेटेड एवरेज होता है जिसमें आप जो है वेटेड एवरेज कर लेते हो, या फिर हमारे पास लीफो मेथड भी होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के। अब ये फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, इसके बारे में अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगर मैं फीफो के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो फीफो मेथड बोलता है कि जो सामान आपने पहले परचेज करा है, यानी जो सामान आपके गोडाउन के अंदर सबसे पहले आया है, इन हुआ है, उस सामान को आप सबसे पहले आउट करो, यानी उस सामान को आप सबसे पहले बेचो। तो ये बिल्कुल लॉजिकल और नॉर्मल सी बात कह रहा है कि अपने पुराने स्टॉक को पहले बेचो, उसके बाद आप नए स्टॉक को बेचना। जो सामान आपने पहले परचेज करा है उस सामान को पहले सेल करो, जो सामान आपने बाद में परचेज करा है उस सामान को बाद में सेल करो। उसी तरीके से हमारा एक लीफो मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो बिल्कुल इसका उल्टा बोलता है। वो कहता है जो सामान आपने लास्ट में परचेज करा है उसको आप पहले बाहर निकालो, उसको आप पहले सेल करो। तो वो बिल्कुल फीफो का अपोजिट बोल रहा है। तो वो मेथड भी कोई गलत नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके का स्टॉक है, आपका बिजनेस किस चीज का है। तो अलग अलग मेथड जो है अलग अलग बिजनेस के लिए सुटेबल होते हैं, तो वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए एक बार जिस मेथड का इस्तेमाल कर लिया, अब आपको लगातार एवरी ईयर उस मेथड के ऊपर रेगुलरिटी बनाए रखना है। सेम मेथड जो है आपका कंटिन्यू रहेगा फॉर ऑल द ईयर्स।
आप ये मत करना कि आप पहले साल जो है कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू वाले मेथड को इस्तेमाल कर रहे हो और फिर सेकंड ईयर जो है फीफो मेथड पे आ गए, थर्ड ईयर आप वेटेड एवरेज मेथड पे आ गए। तो ऐसे काम मत करना। आपके जो सिमिलर आइटम्स हैं, जो आपका सेम स्टॉक है, उस सेम स्टॉक के ऊपर आप एवरी ईयर सेम मेथड से ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना। तो समझ में आ रही है बात। उसी तरीके से यहाँ पर डेप्रिसिएशन का भी एग्जांपल दे रखा है। किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से दो हमारे फेमस मेथड है, एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और दूसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये नहीं बोल रहा कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे, वो आपकी मर्जी है। आपके पास जिस तरीके का एसेट है उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि आप अगर किसी एसेट के लिए एक बार जिस मेथड को यूज कर लेते हो तो आपको जो है हर साल उसी मेथड का इस्तेमाल करना है। द सेम मेथड शुड बी कंटिन्यूड फॉर ऑल द ईयर। तो समझ में आ रही है बात। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमारा एक नोट दे रखा है, इसको भी देख लो। When there are many alternative values of an asset, an accountant should choose the method which leads to the lesser value। तो ये जो नोट दे रखा है, ये एक नोट हमारा पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इससे पहले हमने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो हमें ये बोलता था कि आपको जो है अपने एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को नहीं दिखाना, जबकि अगर आपका कोई एंटीसिपेटेड लॉस है तो उसको आप पहले शो करोगे। तो उस कॉन्सेप्ट के पीछे का सिंपल सा ये लॉजिक था कि आप जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट ना दिखा दो, कोई ऐसा प्रॉफिट ना दिखा दो जो प्रॉफिट अभी आपको एक्चुअल में हुआ ही नहीं है। कई बार होता है ना कि कंपनीज जो हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने अकाउंटिंग यूजर्स को गलत जानकारी देकर, उनको बेवकूफ बनाकर उनसे कंपनी में पैसा लगवा लेती हैं। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके उसके अंदर भर भर के प्रॉफिट आ रहा होता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बनाया गया था। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हमेशा ये कोशिश करता है कि आप जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एसेट की वैल्यू कम से कम शो करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के अंदर हम कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी लोअर होता है उस पर अपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। यानी यहाँ पर जो है हम कम वाली वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखो, कम वैल्यू को रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है मैनिपुलेशन करके अपने प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट कर दो, अपने सारे असेट्स की वैल्यू गिरा दो। अब ऐसा भी लोग करते हैं। अगर मान लो आपकी कंपनी लॉस में चल रही है, आपने बहुत सारे लोगों का पैसा देना है, बैंक्स का पैसा देना है, तो फिर वहां पर उसके इसमें कंपनीज जो है अपनी असेट की वैल्यू को कम से कम करने की कोशिश करती हैं, मैनिपुलेशन करती हैं, अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देती हैं। तो आपको ये काम नहीं करना। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये नहीं बोलता कि आप अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दो या मैनिपुलेशन करके अपनी असेट की वैल्यू को कम कर दो। यहाँ पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि अगर आपके पास अपनी असेट के वैल्यूएशन को लेकर ऑल्टरनेटिव वैल्यूज निकल कर आ रही है। ऑल्टरनेटिव वैल्यूज का क्या मतलब है? तो यहाँ पर इन्वेंट्री से ही समझ लो। क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए आपके पास दो ऑल्टरनेटिव वैल्यू होती है, एक आपका कॉस्ट प्राइस और दूसरा आपका मार्केट प्राइस। तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों में से जो भी लोअर होता है उस पर अपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पर यही बोला हुआ है कि अगर आपके पास अपनी असेट को लेकर ऑल्टरनेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो उस केस में जो अकाउंटेंट है उसको हमेशा लोअर वैल्यू को, लेसर वैल्यू को चूज करना है। यानी उस मेथड का इस्तेमाल करना है जिस मेथड से आपकी असेट की वैल्यू कम आए। अब देखो, यहाँ पर हम किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। लेट सपोज किसी एसेट को लेकर अकाउंटिंग ने हमें 5 मेथड दे रखे हैं कि आप इन 5 मेथड से अपनी एसेट का वैल्यूएशन कर सकते हो। तो हमारे पास 5 मेथड है, तो हम उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू निकालने के लिए पांचों मेथड का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कौन से मेथड से हमारी वैल्यू कम आ रही है। जिस भी मेथड से हमारी वैल्यू कम आएगी उस मेथड को हम चूज कर लेंगे। तो ये 5 के 5 मेथड हमारे पूरी तरीके से लीगल है। ये मेथड हमें अकाउंटिंग ने बताए और अकाउंटिंग ने हमें ये भी बोला है कि आपको जो है इन मेथड्स में से उस मेथड का इस्तेमाल करना है जिस मेथड से आपकी एसेट की वैल्यू कम आए। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। आप अपनी एसेट की वैल्यू को जानबूझ के कम नहीं कर रहे। आपने तो अकाउंटिंग का ही दिया हुआ मेथड इस्तेमाल करा और उसमें से जिस मेथड से आपकी एसेट की वैल्यू कम आई उस मेथड को आपने चूज कर लिया। तो समझ में आ रही है बात। अब देखो, यहाँ पर ऊपर हमें बोल दिया गया है कि आपको जो है एवरी ईयर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करना है। यानी एक बार आपने जिस अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल कर लिया, अब आपको फ्यूचर में हमेशा उसी अकाउंटिंग पॉलिसी से अकाउंटिंग करनी है। ये बात हमें ऊपर बोल दी कि आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को हर साल चेंज नहीं कर सकते। लेकिन नीचे हमें कुछ और भी बोला हुआ है। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये तो बोलता है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को हर साल सेम रखना है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर जो है आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है। द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल डज नॉट मीन दैट अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग
वंस अडॉप्टेड नेवर बी चेंज। अगर आपको जरूरत पड़े, आपकी मजबूरी हो, तो आप जो है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। अब किन केसेस के अंदर चेंज कर सकते हो, कब चेंज कर सकते हो, तो वो भी हमें अकाउंटिंग ने बताया है। यहाँ पर हमें 3 सर्कमस्टांसेस बताए गए। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो उस केस में आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। एन एंटरप्राइज शुड चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ओनली। तो क्या बोला हुआ है, टू ब्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर जो है ICAI जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है और हमें जो है उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि लेट सपोज आप जो है अपने किसी पर्टिकुलर आइटम को लेकर, अपने किसी पर्टिकुलर एसेट को लेकर कोई एक अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जब आपने उस पर्टिकुलर एसेट को लेकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा तो आपको पता चला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो कोई दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी बता रखी है। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी करंट वाली अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग पॉलिसी बताई हुई है उस अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मैच करना है इन अकॉर्डेंस विद इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखो सेकंड है हमारा टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। अब ये प्रोविजन ऑफ लॉ का मतलब है कि लेट सपोज आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर आप अकाउंटिंग कर रहे हो। आप देखो कंपनीज के ऊपर जो है कंपनी लॉ लगता है। इंडिया के अंदर हर चीज के ऊपर अलग अलग लॉ बना रखे हैं। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसको लेकर आपको एक सेपरेट लॉ मिल जाएगा। तो लेट सपोज आपकी एक कंपनी है, तो कंपनी को लेकर इंडिया के अंदर कंपनी लॉ चलता है, यानी हर कंपनी को जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कंपनी लॉ को फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनीज को ये देखना पड़ेगा कि वो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है वो अकाउंटिंग पॉलिसी हमारे कंपनी लॉ से मैच होनी चाहिए। अगर कंपनी लॉ ने किसी बात को लेकर बोल रखा है कि आपको किसी पर्टिकुलर एसेट को लेकर ये वाली अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करना है, तो फिर उस केस में आपको उसी अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप कोई और पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको उस पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा और अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को कंपनी लॉ की पॉलिसी से मैच करवाना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो है लॉ के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हो, कंपनी जो है कंपनी लॉ को ही फॉलो कर रही है, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने जो है कंपनी लॉ के अंदर कुछ चेंज कर दिया और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप जो है नई वाली अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करना है या दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करना है। तो फिर उस केस में आपको कंपनी लॉ के हिसाब से ही अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। तो समय समय पर जो है लॉ अपडेट होते रहते हैं, लॉ के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो जो चेंजेस होते जा रहे हैं उन चेंजेस को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और उसके अकॉर्डिंग ही समय समय पर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करते रहना है। तो समझ में आ रही है बात। अब लास्ट है आपका व्हेन अंडर चेंज सर्कमस्टांसेस इट इज फेल्ट दैट न्यू मेथड विल रिफ्लेक्ट मोर ट्रू एंड फेयर पिक्चर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो कई बार जो है सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर अगर हम नए मेथड का इस्तेमाल करें तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा ट्रू और फेयर पिक्चर शो करेंगे। ट्रू एंड फेयर का मतलब हो गया कि ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर शो करेंगे। तो इस बात को तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। अकाउंटिंग करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ट्रू और फेयर पिक्चर को शो करना है। तो अगर आप कोई मेथड चेंज करना चाहते हो और वो मेथड चेंज करके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहे हैं, तो उस केस में आप चाहो तो अपने मेथड को, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। तो समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा कंसिस्टेंसी भी कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं। तो हमने ये चैप्टर यहाँ से शुरू करा था, हम जो है अपने 14 पॉइंट कंसिस्टेंसी को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बचा। तो नेक्स्ट है हमारा मटीरियलिटी। तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं।